साथियों नमस्कार। बीजॉय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों हिंदी में हम लोग लास्ट टॉपिक पर चल रहे थे, वर्ण पढ़ रहे थे। वर्ण में उच्चारण स्थान बचा रह गया था, उसी को आज कवर करना है। काफ़ी दिनों से समय न मिलने के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन चूँकि आप लोगों की वीडियो री एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है, तो अब इसको कंप्लीट करना भी ज़रूरी हो गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा उच्चारण स्थान के लिए। ये देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान, यहाँ पे वर्णों कर दे रहा हूँ। वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए तो ये आप लोग एक चित्र बनाया है मैंने, उसको देख लीजिएगा कि किस किस जगह को क्या बोलते हैं। ये यहाँ पे देखिए ये जिह्वा है, जिह्वा आप लोग देख लीजिए, ये वाला पोर्शन है। ओष्ठ ये है, क्योंकि इन सब शब्दों का अभी आगे जिक्र आएगा। नासिका ये नाक वाला पोर्शन है, इसको देख लीजिए। और दंत तो आप समझ रहे हैं, दांत ये आगे वाले जो बने हैं ये दांत है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होता है कि मूर्धा किसे कहते हैं। मूर्धा, तो मूर्धा आपके दांत के जस्ट पीछे जो उठा वाला भाग होता है उसको, ये मूर्धा, दांत के जस्ट पीछे उठा वाला भाग, उसको मूर्धा कहेंगे। और मूर्धा के पीछे जाएंगे आपको तो थोड़ा सा गहरा भाग होगा, ऊपर तालू जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये तालू वाला पार्ट है। और नीचे आएंगे तो आपका कंठ यहाँ पर मिलेगा। कंठ, कंठ आप अगर समझना चाहें तो एक कहानी है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय समुद्र मंथन के दौरान देवताओं, एक तरफ देवता थे और एक तरफ क्या नाम से राक्षस थे, दोनों की आवश्यकता लगी थी। और एक पहाड़ था, उसको लेकर उसमें एक सांप की रस्सी बनाई गई थी, उससे जो है उसको समुद्र का मंथन किया गया था। तो उसमें से कई चीज़ें निकली थी, कई चीज़ें निकली। तो उसमें से कुछ कीमती चीज़ें जो इधर क्या नाम से अमृत भी निकला था एक तरफ, तो एक तरफ क्या नाम से विष भी निकला था। तो विष इतना खतरनाक था कि लोग परेशान हो गए, देवता भी परेशान और राक्षस भी परेशान कि इस विष को संभालेगा कौन, रखेगा कौन। तो सब भागे भागे गए शिव जी के पास। कहाँ गए? शिव जी के पास। शिव जी के पास गए और उनसे प्रार्थना विनती की, याचना की कि प्रभु इसको संभालिए, ये और किसी के बस की बात नहीं है। तो उन्होंने बात मान ली और उस विष को क्या किया? पी लिया। और जब पी लिया तो उनका कंठ क्या हो गया? नीला हो गया। कंठ नीला हो गया, मतलब कंठ मतलब ये गले वाला पोर्शन ये नीला हो गया। और उसी को, ये जो कंठ बना हुआ है, उसी से वहीं से एक नाम उनका शिव जी का क्या पड़ गया? नीलकंठ। नीलकंठ भी एक नाम पड़ गया। तो कंठ आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से कि कंठ कौन सा जगह है। फिर जीवा है और ये सब चीज़ें हैं। आगे आइए देखते हैं, कहानी को अब ख़त्म करते हैं और उच्चारण स्थान देखते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान में देखिए इतनी जगह आती हैं। उच्चारण स्थान में मुख्य रूप से कितनी जगह आती हैं? 6 जगह होती हैं जिनका इस्तेमाल होता है। कंठ चित्र में ऊपर आपने देखा होगा, वीडियो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहे तो बना लीजिएगा या फिर बार बार देख लीजिएगा, उससे जगह क्लियर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और बच्चे फंसते भी हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आरो यारो में आप लोग तो विशेष ध्यान रखिएगा। तो कहाँ कहाँ से 6 जगह कौन कौन सी है? कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, मूर्धा है और क्या नाम से दंत और नासिका, ठीक है। मूर्धा, और यहाँ पर लिखा होगा, आगे देख लीजिए, ये मूर्धा जो लिखा हुआ है, मूर्धा कौन सा स्थान है? मूर्धा और कंठ,
और तालु, इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग देख लीजिए, मूर्धा दांत के जस्ट पीछे वाला होता है, तालु ऊपर तलवा जिसे बोलते हैं, कंठ आप समझ गए होंगे। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, नासिका का इस्तेमाल होता है। तो और आगे देख लेते हैं, इसमें समस्त व्यंजनों को इन्हीं उच्चारण स्थानों में बांटा गया है। किनको? व्यंजनों को। ठीक है। दो उच्चारण स्थान आपस में मिले भी हो सकते हैं। दो उच्चारण स्थान मतलब अलग अलग जो उच्चारण स्थान हैं, कोई कोई वर्ण ऐसे भी आएंगे जहाँ पर दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग होगा। कोई वर्ण एक से अधिक उच्चारण स्थानों से बोला जा सकता है। कोई वर्ण ऐसा भी होगा जो एक से अधिक स्थानों से बोला जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर मैंने आपकी सुविधा के लिए स्वरों के उच्चारणों को भी जोड़ दिया है कि बोलने में आपको पहचानने में आसानी हो जाए कि स्वर भी कौन कौन से हैं जो कंठ, तालु और इन सब जगहों से बोले जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले कंठ से। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान जीभ यानी जिह्वा का पिछला भाग, ठीक है, जिह्वा का पिछला भाग गले को छूता है। ठीक है, कंठ समझ गए होंगे। जीभ का पिछला भाग मतलब जहाँ से जीभ जुड़ी हुई होती है वो भाग अगर आपके गले को छूता है तो उन वर्णों को क्या बोलते हैं? कंठ। तब जो आवाज़ निकलती है, जो ध्वनि निकलती है और जो वर्ण होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। कंठ में एक फार्मूला ये है, हमने बनाया है और हर जगह मिल भी जाता है। क वर्ग प्लस हा प्लस आ और आ आप जानते ही हैं, ये स्वर हैं और विसर्ग। इसको अगर आप बांटेंगे तो क वर्ग में ये आ गए, क ख ग घ अंगा, ह प्लस आ और आ ये स्वर, ये सब मिला के क्या होंगे? कंठ से बोले जाते हैं ये। तो आपको इस चक्कर में न रहिएगा कि केवल व्यंजन ही देगा। हो सकता है हा दे दे या कोई स्वर भी दे दे और आपसे जगह पूछ ले कि ये कंठ से बोले जाते हैं या तालु से बोले जाते हैं या अलग अलग जगह जो 6 हैं उनसे पूछ सकता है। अगला देख लीजिए तालु से। तालु से जो बोले जाते हैं उनको देख लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? जिह्वा मुंह के ऊपरी हिस्से। ठीक है, तालु ऊपरी हिस्सा जो गहरा भाग हमने बताया था, ऊपरी हिस्से से टकराती है, उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। जैसे चा वर्ग के सभी ई और या और शा, तो इनको आप बोलेंगे तो देखेंगे और ध्यान देंगे तो वो उच्चारण स्थान वहीं पर जाएगा। जैसे चा, छ, ज, झ, इया, ई, य और सा, ये तालु वाले भाग को टच कर रहे हैं। ठीक है। ओष्ठ से जिन वर्णों के उच्चारण में ऊपर और नीचे के होंठ आपस में टकराते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है। जब होंठ टकराते हैं तो वो ओष्ठ हो जाता है। इसमें प वर्ग के सभी वर्ण आ जाएंगे और उ। ठीक है, प, फ, ब, भ, म और उ यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है। अगला देख लीजिए दंत से। दंत से जब जिह्वा दांत से टकराती है और वर्णों का आगमन होता है। ठीक है, जिह्वा किससे टकराती है? दांत से, और वर्णों का आगमन होता है तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। जैसे त, थ, द, ध, न। ठीक है, त, थ, द, ध, न यानी ता वर्ग पूरा, ता वर्ग, और ल और स को उसमें ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? दंत। फिर मूर्धा आ गया। मूर्धा वही दांत के पीछे वाला भाग जो थोड़ा सा मोटा होता है, वहीं से उसको मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा का स्थान दांतों के पिछले हिस्से के ऊपर की जगह है। ठीक है, जिह्वा जब मुंह के अंदर उभरे हुए भाग से टकराती है तो इन वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे
री, री देखिए दांत के पीछे उभरे हुए भाग से टकरा रहा है। और ट वर्ग के सभी ट, ठ, ड, ढ, अण ये, और र और श, र और श, इसलिए कि इस सा को बोलने में कोई खा कहता है, कोई शा कहता है, कोई शा, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम होता कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। जब आप मूर्धा समझ जाएंगे तो इसको बोलना भी समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नासिका से। नासिका में देखिए कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के भीतर विभिन्न अवयवों से टकराती है, विभिन्न जगहों से तो टकराती ही टकराती है, और साथ साथ क्या होता है, साथ ही साथ नासिका भी मतलब नाक वाला भाग भी कार्य करता है। जैसे पंचमाक्षर के बारे में बताया था हमने, अंगा, इया, अड़, न, म। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण हमने पिछले क्लासों में बताया है, आप जाके देख लीजिएगा। ये पंचमाक्षर हैं। और ये भी बताया था कि आजकल आधुनिक भाषा में, आधुनिक हिंदी भाषा में इन सभी पंचमाक्षरों को अनुस्वार से रिप्लेस कर दिया जाता है, इनको नहीं लिखा जाता, बल्कि वहाँ पे अन की मात्रा लगा दी जाती है। तो यहाँ पर डिटेल बहुत बताने की ज़रूरत है नहीं, आप पीछे जाकर देख लीजिएगा। नोट में हमने इसको इसी लिए लिख दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। अनुनासिक में अ, आ, ई ये चंद्रबिंदु रहता है और अनुस्वार में ये रहता है। ठीक है, अब कुछ संयुक्त उच्चारण स्थान होते हैं जो दो उच्चारण स्थानों को मिलाकर बनते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त उच्चारण स्थान। इसको देख लीजिए। संयुक्त उच्चारण स्थानों में के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों मिले हैं, कंठ और ओष्ठ दोनों मिले हैं, दंत और ओष्ठ मिले हुए हैं। तो कंठ तालु को देख लेते हैं। कंठ तालु में जो वर्ण कंठ और तालु की मदद से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालु कहते हैं। जैसे ए और ए और ए। अब ए कैसे बना है ये देख लीजिए, और ए कैसे बना है ये देख लीजिए। इसको जब हम वर्ड पढ़ा रहे थे, वर्ण में स्वर वर्ण पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया भी था, आप पीछे जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो ए के निर्माण में देखिए अ और ई, अ और छोटी ई मिल करके क्या बनाते हैं, ए। तो आ का अभी उच्चारण स्थान आपने देखा था कंठ से है और ई तालु से है। ठीक, तो कंठ और तालु मिल करके क्या हो गया, कंठ तालु। इसी तरह से ए और ए किससे बना है, ऊपर देख लीजिए, ये आ और ई से बना है, और आ तो इसमें है ही कंठ तालु, तो ये भी क्या हो गया, कंठ तालु। ठीक, आगे कंठोष्ठ को देख लीजिए। जो वर्ण कंठ और ओष्ठ की मदद से उच्चारित किए जाएं उन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, ओ है और औ है। तो आ और ऊ मिलकर के ओ बना है। आ को किससे बोलते हैं, कंठ से, ऊ को किससे बोलते हैं, ओष्ठ से, पीछे बताया हमने। तो दोनों मिलकर के जब बनते हैं तो क्या हो जाता है, कंठोष्ठ। किसके लिए, ओ के लिए। ओ कौन सी जगह से बोला जाता है, कंठोष्ठ है। ठीक है, ऑप्शन में अगर रहेगा ओ तो कंठोष्ठ है। ठीक है, आ और ओ मिलकर के औ बनता है। तो जब ओ बोला जाता है कंठोष्ठ से, तो आ इसमें मिल जाता है, तो ये भी कंठ से बोला जाता है, ये भी कंठ और ये ओष्ठ से, तो ये भी क्या हो गया, कंठोष्ठ। ठीक है, औ आपका कंठोष्ठ हो गया। अब दंतोष्ठ आ जाता है। दंतोष्ठ में देख लीजिए, जो वर्ण दांत और ओष्ठ के माध्यम से बोले जाएं, उनका उच्चारण तब होता है जब होठों पर दांत का हल्का सा स्पर्श हो। किस पर, होठों पर दांत का स्पर्श होता है, तब ये वर्ण बोले जाते हैं। जैसे वा और फा, होठों पर स्पर्श करते हैं ये आपके दांत, तो वा और फा वर्ण बनते हैं। ये अलग से स्टार बना के हमने लिख दिया है। जो द्विगुण वर्ण आए थे बीच में बताया था हमने क्लास में पीछे,
ड़ और ढ़ा हिंदी में नए वर्ण यूज हो रहे हैं, ये टावर के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसको हमने बताया था इनका। और देखिए यहाँ पर ये द्विगुण कहे जाते हैं या उपसृप्त कहे जाते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा झटके से ऊपर उठती है, ठीक है, ऊपर जाती है या ऊपर उठती है, इन्हें उपसृप्त व्यंजन कहते हैं। उपसृप्त का मतलब होता है ऊपर फेंका हुआ, ठीक है। तो ये उपसृप्त व्यंजन कहलाए जाते हैं, जैसे सड़क, गाड़ी, चढ़ना और गढ़, ये उसके उदाहरण हो गए, ठीक है। तो मित्रों यहाँ से आपके हिंदी वर्णमाला क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। और अगर आप और भी क्लास चाहते हैं कि मैं पढ़ाता रहूं, ऐसे देखता रहूं, तो आप लोग मैसेज कीजिए इस नंबर पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पे मैसेज कीजिए या फिर कमेंट्स कीजिए। और हिंदी को मैं वीडियो री एग्ज़ाम के लिए क्या करूँगा, पूरा कंप्लीट कराऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे नोट्स से या फिर मेरे क्लास से आ जाएंगे। आप 50 में से 48 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन इतनी करने की स्थिति में आराम से होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप चाहें तो हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है, आप ये करते रहिएगा। बाकी ये आपको पेड ग्रुप में नोट्स और बाकी चीज़ें मिलती रहेंगी। और अगर पेड ग्रुप नहीं ले रहे हैं तो आप इसी तरह से इस पे क्या कहते हैं, यूट्यूब पर जुड़े रहिए। यूट्यूब पर मैं जल्दी ही आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा, इसकी क्या नाम से पेपर सॉल्व करने के लिए सारे पेपर सॉल्व करवाऊँगा, जीएस के भी और हिंदी के भी, और हो सकेगा तो भी क्या नाम रीजनिंग के भी पेपर सारे सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग के लिए भी। और अगर आप साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इन सब के पीडीएफ भी आपको मिलेंगे और आपको पढ़ाया भी जाएगा और पेपर तो सॉल्व करवाया ही जाएगा। बहुत मामूली सी फीस रखी है हमने। आप जानना चाहते हैं तो इस पे आकर के कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी भेज दी जाएगी। तो मित्रों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को क्लास देता रहूँ। क्लास मतलब आपका कम से कम पेपर तो सॉल्व करवाता रहूँ। एग्ज़ाम से पहले 40 दिन मोटा मोटा बचा हुआ है आपका एग्ज़ाम। मैं कोशिश करूँगा कि सारे जीएस और इसके हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ। इतनी प्रैक्टिस करवा दूँ कि आप 40 प्लस के ऊपर सारे क्वेश्चन करके आएँ, मतलब जीएस हो चाहे, और हिंदी में तो 45 प्लस करके ही आएंगे। और रीजनिंग में तो आपके समय के ऊपर, आपकी स्पीड के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।